और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य बना सकते हैं अलग पार्टी। यह बड़ी खबर, ये बड़ी पॉलिटिकल अपडेट। 22 फरवरी को नई पार्टी का ऐलान संभव है। अखिलेश से नाराज चल रहे स्वामी प्रसाद पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। वीरेश पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारियां देंगे। वीरेश, बताइए वीरेश। देखिए, राष्ट्रीय महासचिव पद के बाद जो इस्तीफा दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उस दिन उन्होंने ऐलान किया था और कहा था कि अब गेंद जो है अखिलेश यादव के पाले में है। जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को। लेकिन अखिलेश यादव ने उनके इस्तीफे पर कोई भी वक्तव्य जारी नहीं किया, कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। इससे नाराज स्वामी प्रसाद मौर्य पहले तो कांग्रेस की यात्रा में शामिल होने की बात कर रहे थे, फिर उसमें बदलाव हुआ, लेकिन अब खबर आ रही है कि 22 तारीख को वो किसी पार्टी में जाने के मूड में नहीं है, जबकि वो एक नई पार्टी का ऐलान करेंगे। और ये ऐलान लखनऊ में संभव है, क्योंकि जब वो बसपा से अलग हुए थे तो रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक बड़ी रैली करके भाजपा में जाने का उन्होंने घोषणा की थी। और ये संभव है कि वो लखनऊ में ऐलान करेंगे 22 तारीख को। जब उनके सोर्सेज से मेरी बात हुई कि अभी क्यों नहीं, तो उनका कहना था कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, बहुत सारे कार्यक्रम लखनऊ में है, राजधानी में। ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, अपने समर्थकों से बातचीत करके 22 तारीख को वो नई पार्टी का ऐलान करेंगे। अखिलेश यादव के साथ अब रहने के मूड में वो नहीं है। बड़ी खबर दे रहे हैं आप वीरेश, बहुत शुक्रिया आपका इस बड़ी अपडेट के लिए। किसान आंदोलन का 7वां दिन है आज और कल सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बात हुई और उस बातचीत के बीच से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि सरकार की तरफ से किसान संगठनों को प्रस्ताव दिया गया है और प्रस्ताव यह है कि एमएसपी पर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए और 4 ऐसी फसलें हैं जिस पर करार की बात सामने आ रही है। किसान संगठनों के साथ चौथे दौर की वार्ता में बात निकलकर सामने आ रही है। चंडीगढ़ में किसान और सरकार एक बार फिर बातचीत की टेबल पर बैठे। ये दोनों पक्षों के बीच चौथी बैठक थी। पिछले 3 बैठकें बेनतीजा रहने के बाद इस बैठक से बहुत उम्मीदें थीं, सबकी नजरें थी। हालांकि कोई समझौता नहीं हो पाया, लेकिन करीब 5 घंटे चली मैराथन मीटिंग के बाद एक प्रस्ताव सामने आया। बैठक में सरकार की ओर से 4 उपजों की एमएसपी खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव रखा गया। उड़द दाल, मसूर दाल, मक्का और कपास को लेकर इस प्रस्ताव में 5 साल तक एमएसपी पर खरीद के कॉन्ट्रैक्ट की बात कही गई। ये लिखित कॉन्ट्रैक्ट एनसीसीएफ, एनएफईडी और सीसीआई करेंगी। जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नेफेड गारंटी करेगा। केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा एमएसपी जो तय की जाएगी, उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा। और बड़ी खबर यह है कि किसानों के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने इस प्रस्ताव पर विचार के लिए वक्त मांगा है। बड़ी खबर, किसानों ने इस पूरी मीटिंग के बाद, बातचीत के बाद थोड़ा वक्त मांगा है ताकि वो फैसला ले सके। इसी बीच जो दिल्ली कूच का कार्यक्रम था वो भी रुका हुआ है, क्योंकि अब अपने संगठनों से बातचीत करेंगे। सरकार की ओर से दिए गए प्रपोजल पर चर्चा, फिर फैसला संभव है। बड़े अच्छे माहौल में किसान संगठनों ने, नेताओं ने एक इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे चर्चा की है। जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नेफेड गारंटी करेगा। उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2+ 50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला, उनके ऊपर और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। हम लोग अपनी विचार विमर्श जो है 19-20 को करेंगे, नहीं तो 21 को 11 बजे पीसफुली ढंग से आगे जाने का निर्णय हमारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो संभल जाएंगे, जहां पर कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद लखनऊ जाएंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश को बड़ी विकास योजनाओं की सौगात मिलेगी।
1 महीने से भी कम समय में ये तीसरी बार होगा जब पीएम मोदी सनातन के उत्सव में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज यूपी के संभल में कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम सुबह 10:25 पर हेलीकॉप्टर से कल्की धाम के हेलीपैड पर लैंड करेंगे। सुबह 10:26 पर हेलीपैड पर पीएम का स्वागत सीएम योगी और कल्की धाम के संतों का प्रतिनिधिमंडल करेगा। सुबह 10:29 पर पीएम कल्की धाम की गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। सुबह 10:30 बजे पीएम गर्भगृह की परिक्रमा करने वाले हैं। सुबह 10:31 से लेकर 10:37 तक पीएम गर्भगृह में मुख्य शिला को स्थापित करेंगे। पीएम कल्की धाम के मॉडल का लोकार्पण भी करेंगे। भगवान विष्णु के 10वें अवतार का ये मंदिर भी बेहद भव्य और विशाल होगा। मंदिर का चबूतरा 11 फीट ऊंचा होगा। मंदिर की कुल ऊंचाई 108 फीट होगी। मंदिर के अंदर 10 गर्भगृह बनाए जाएंगे। कल्की धाम दुनिया का पहला ऐसा धाम होगा जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के 10 अलग अलग स्वरूपों के अलग अलग गर्भगृह होंगे। देखिए ना, समन पे समन, लेकिन केजरीवाल हैं पेश ही नहीं होते। 14 फरवरी को छठा समन भी भेजा गया था, आज उन्हें पेश होना था, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। केजरीवाल पेश होंगे या नहीं, ये सवाल इसलिए क्योंकि शराब घोटाले में पूछताछ के लिए केजरीवाल बार बार समन की नाफरमानी करते नजर आए हैं। एक बार भी पेश नहीं हुए। ईडी की ओर से मामला कोर्ट तक ले जाया गया। 17 फरवरी को केजरीवाल वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए थे। बोले थे कि विधानसभा के बजट सत्र के कारण वर्चुअली पेश हुए, जिसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल की पेशी के लिए 16 मार्च की तारीख तय की थी। केजरीवाल को ईडी ने पहला समन पिछले साल 2 नवंबर को जारी किया था, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। फिर 21 दिसंबर, 3 जनवरी, 17 जनवरी और 2 फरवरी को समन जारी हुए, लेकिन केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। 14 फरवरी को उन्हें छठा समन भेजा गया और आज उन्हें पेश होना है। लेकिन जिस तरह केजरीवाल ने कल ही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ बैठकर ईडी और केंद्र को जमकर कोसा, उसके बाद आसार कम ही नजर आ रहे हैं कि वो पेश होंगे। अगर आज ईडी को बंद कर दें और पीएमएलए को खत्म कर दें, क्योंकि आधे नेता बीजेपी छोड़ के की एजेंसी है ये जो सारा बीजेपी की तरफ जा रहे हैं लोग, इसका कारण चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले पाला बदल शुरू है और चंडीगढ़ नगर निगम में शक्ति संतुलन बदल रहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई से पहले बड़ा उलटफेर हुआ। सुनवाई से एक दिन पहले ही मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। 3 पार्षदों के पाला बदलने के बाद चंडीगढ़ नगर निगम का सियासी समीकरण बदल गया है। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं। बीजेपी के पास अब 17 पार्षद हो गए हैं। अकाली दल के 1 पार्षद का समर्थन भी बीजेपी के साथ है। चंडीगढ़ के सांसद का वोट भी बीजेपी के पास है, यानी 36 वोट में से अब 19 वोट बीजेपी के पास हैं। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के पास महज 17 पार्षद बच गए हैं। यानी अगर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और मनोज सोनकर के इस्तीफे के बाद चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होता है तो बीजेपी की जीत पक्की है। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के कुछ और पार्षद पाला बदल सकते हैं। और संदेश खाली मामले में अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है महिलाओं के शोषण के मामले में, लेकिन कोर्ट में ये मामला है तब ममता सरकार की ओर से भी एक्शन की खबरें आ रही हैं ग्राउंड पर। ये रिपोर्ट देखिए। संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने 16 फरवरी को सुनवाई पर रजामंदी जताई थी। याचिका में संदेश खाली यौन हिंसा की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की मांग की गई है। और इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी संदेश खाली जाएंगी। रेखा शर्मा सुबह 9:50 पर कोलकाता पहुंचेंगी। यहां से संदेश खाली जाएंगी। रेखा शर्मा संदेश खाली हिंसा पर आज पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी। संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर ममता सरकार भी एक्शन में है। सीएम ममता बनर्जी ने अधिकारियों की एक टीम संदेश खाली भेजने का ऐलान किया है। बीजेपी चेष्टा करे सब জায়গাতে গিয়ে কোনো না কোনো একটা ইস্যুকে খাড়া করে একটা ঝামেলা বানানো দাও। কোথাও আদিবাসীদের সঙ্গে মুসলিমদের দাঙ্গা বাঁধায়, কোথাও হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানের দাঙ্গা বাঁধায়, কখনো শিখের সাথে খ্রিস্টানদের দাঙ্গা বাঁধায়। अब बात करते हैं मौसम के बदलते मिजाज की। दरअसल पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड पड़ रही है। दिल्ली में आज बारिश का अलर्ट है।
तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की हैं। क्या मकान, क्या पेड़, हर चीज पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी के ताज़ा दौर के बाद एक बार फिर हर ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ की कई फीट मोटी चादर नजर आ रही है। कुपवाड़ा में रविवार सुबह से बर्फबारी हो रही है। माचल, गुरेज, तंगधार और कीरण में रास्ते बंद हो चुके हैं। शोपियां में ऊंचे इलाकों में हालात जुदा नहीं है। सोनमर्ग के बाराटाल में भीषण बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो चुका है। बर्फ में BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मशीनें और गाड़ियां भी ढक गई हैं। एक और बर्फबारी के चलते इस वक्त पेश आ रही मुश्किलें हैं, तो दूसरी ओर आने वाले कल में ये बर्फबारी खेती बाड़ी के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। जो बर्फ यहाँ पे हो रही है, आगे जाके हमारे खेत खलियानों में ये काफी फायदेमंद साबित होगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आज भारी से बहुत भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। आज हिमाचल के लिए भारी बारिश और बर्फबारी रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी आज कई जगह बर्फबारी और भारी बारिश की संभावना है। आज दिल्ली NCR में बादल छाए रह सकते हैं। शाम को तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो जाएंगे संभल, जहां पर कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाएंगे, जहां पर 14,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। सवाल ये है कि हैट्रिक के गारंटी के लिए क्या प्रधानमंत्री सनातन प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं? सनातन के पथ पर एक और कदम। हर 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 महादेव। सनातन की आस्था का एक और धाम आकार ले रहा है। उत्सव कल्की धाम की आधारशिला रखने का है और सनातन के इस उत्सव के अधिष्ठाता होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक महीने से भी कम के समय में तीसरी बार होगा जब PM मोदी सनातन से जुड़े कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, 14 फरवरी को अबू धाबी में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का लोकार्पण करने के बाद आज PM संभल के कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 10:25 पर इस हेलीपैड पर यहाँ पर लैंड करेंगे। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं कि बहुत जो सख्त है वो कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो भी हेलीपैड पर तैनात हैं। PM मोदी के स्वागत में संभल सज चुका है। इंतजार आज उस शुभ घड़ी का है जब PM मोदी भगवान कल्की के धाम की आधारशिला रखेंगे। मुझे लगता है उनमें भगवान श्री कृष्ण का अंश तो है ही है, और वे दैवीय शक्ति और भगवान के विशेष दूत हैं, ये सभी समझ रहे हैं, संत भी समझ रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं, और भारत का कायाकल्प करने के लिए आए हैं, और भारत के कायाकल्प से पूरी दुनिया का कायाकल्प जुड़ा हुआ है। वसुधैव कुटुंबकम, यही सनातन का भाव है और PM मोदी की सरकार में यही भाव दिखता है, और इसी भाव का विस्तार आज कल्की धाम में भी दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में पहुंचेंगे। ये गर्भगृह है श्री कल्की मंदिर का, और ये जो मॉडल रखा हुआ है ये कल्की धाम का मॉडल है, और इसके यहाँ जो ये गर्भगृह है यहाँ पर ये शिलाएं जो हैं ये लाई गई हैं। इसके अलावा देश भर से जो पवित्र नदियाँ हैं उनका जल जो है वो इकट्ठा किया गया है, वो लाया गया है, और यहाँ पर वैदिक मंत्रों के साथ जो है वो हवन पूजा शुरू होगी। और ये कल्की धाम का मॉडल है। मॉडल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब मंदिर साकार होगा तो कैसा होगा, कितना विराट होगा। भगवान विष्णु के 10वें अवतार का अभी इंतजार है, लेकिन संभल में कल्की अवतार से पहले उनका मंदिर बन रहा है। ये धाम भी भगवान कल्की की तरह अद्भुत होगा। ये जो नवशिलाएं अभी जिन्हें आप अभी जिनका दर्शन कर रहे थे, इनमें जो मध्य वाली शिला है पूर्व शिला जी, तो विशेष उनका पूजन माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा विप्र ब्राह्मणों के द्वारा, जो वेद पाठी ब्राह्मण यत्र तत्र से आए हुए हैं उनके द्वारा कराया जाएगा, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा संक्षेप में ही पूजन कराया जाएगा। भगवान विष्णु के 10वें अवतार का ये मंदिर भी बेहद भव्य और विशाल होगा। मंदिर के निर्माण में उन्हीं गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल होगा जिनका इस्तेमाल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में हुआ है। मंदिर का चबूतरा 11 फीट ऊंचा होगा।
मंदिर की कुल ऊंचाई 108 फीट होगी। मंदिर के अंदर 10 गर्भगृह बनाए जाएंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के विग्रह मंदिर में विराजमान होंगे। मंदिर के प्रांगण में 68 तीर्थों की स्थापना होगी। दुनिया के जितने धाम हैं वो तब स्थापित हुए जब भगवान आने के बाद। ये पहला धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हो रहा है। दूसरा, मनोज्ञा ये देखो, ये धाम का एक मॉडल है। दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया में जितने धाम हैं उनमें भगवान के एक एक गर्भगृह है। यदि भगवान राम के धाम जाएंगे तो राम जी का गर्भगृह, कृष्ण जी के जाएंगे तो भगवान कृष्ण का गर्भगृह, अगर आप माँ वैष्णो के धाम जाएंगे तो वैष्णो देवी का, दुर्गा का गर्भगृह, हनुमान जी के हनुमान जी, बाकी सब छोटे छोटे प्रतीक के रूप में स्थापित है। कल्कि धाम दुनिया का पहला ऐसा धाम होगा, पहला, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के 10 अलग अलग स्वरूपों के अलग अलग गर्भगृह होंगे। सबका साथ यही सनातन का मूल है और यही पीएम मोदी के शासन का आधार भी। सबके साथ का आधार आज कल्कि धाम के मंच पर भी दिखा। कल्कि धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने जब पीएम मोदी को कल्कि धाम के कार्यक्रम में आमंत्रित किया था तो वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन तब भी पीएम मोदी ने उनका आमंत्रण स्वीकार किया। आज सुबह 10:25 पर पीएम हेलीकॉप्टर से कल्कि धाम के हेलीपैड पर लैंड करेंगे। सुबह 10:26 पर हेलीपैड पर पीएम का स्वागत सीएम योगी और कल्कि धाम के संतों का प्रतिनिधि मंडल करेगा। 10:29 पर पीएम कल्कि धाम के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। सुबह 10:30 बजे पीएम गर्भगृह में पूर्व के द्वार से प्रवेश करते हुए दक्षिण दिशा तक गर्भगृह की परिक्रमा करेंगे। सुबह 10:31 से लेकर 10:37 तक पीएम गर्भगृह में मुख्य शिला को स्थापित करेंगे। सुबह 10:39 पर पीएम गर्भगृह के पूर्व के द्वार से बाहर निकलेंगे और इसके बाद पीएम कल्कि धाम के भव्य मंदिर के मॉडल का लोकार्पण करेंगे। 18 साल की तपस्या के बाद ये दिन देखने को मिला है, और उससे भी ज्यादा भावुक क्षण ये है कि होने वाले अवतार श्री कल्कि भगवान के धाम की आधारशिला रखने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, स्वयं पधार रहे हैं, अपने हाथों से आधारशिला रखेंगे। इससे बड़ा गौरव हमारे लिए और कुछ नहीं। कल्कि धाम की आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी जनसभा भी करेंगे और इसके बाद पीएम लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। लखनऊ में दोपहर 1:45 पर पीएम फरवरी 2023 में हुए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान मिले निवेश प्रस्तावों के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में शामिल होंगे। यहाँ पीएम 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के 14,000 प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। यानी एक ही दिन में संभल में पीएम सनातन का काम करेंगे तो लखनऊ में यूपी को विकास का तोहफा देंगे। तो देखिए, कमलनाथ का अगला सियासी कदम क्या होगा, इसे लेकर के पिछले 3 दिन से अटकलों का दौर चल ही रहा है। चर्चा कमलनाथ के बीजेपी में जाने की है। उनके समर्थक भी कह रहे हैं, लगातार संदेश दे रहे हैं कि कमलनाथ का अगला सियासी ठिकाना बीजेपी होगी, लेकिन अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है और सूत्रों की माने तो कुछ ऐसी अड़चने हैं कि कमलनाथ अब एंटनी फॉर्मूला को चुन सकते हैं, यानी एंटनी की तरह वो कमलनाथ कांग्रेस में रहें और उनके बेटे नकुल नाथ बीजेपी में जा सकते हैं। तमाम तरीके की बातें हैं और किस किस बातों पर ज्यादा जोर जा रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। मेरी कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जीतू, ये मीडिया में जो इस तरह की बातें आ रही है ये सब एक तरह से भ्रम है और ये मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। कल भी वो कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में, कल भी दल विदल वाला मामला नहीं आया या टिकट मिलने की गारंटी होती तो मैक्सिमम लोग जा सकते हैं, मैं भी जाऊँगा। कमलनाथ के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई दरवाजा खुला नहीं है। भोपाल से दिल्ली तक ये सवाल है, आखिर कमलनाथ के मन में क्या है? कमलनाथ का अगला सियासी कदम क्या होगा? कमलनाथ के बीजेपी में जाने वाली चर्चाओं का सच क्या है? पिछले 72 घंटे से उठ रहे इन सवालों का जवाब जल्द सामने होगा। कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ अपने एक्स बायो को कांग्रेस मुक्त कर चुके हैं।
आनन फानन में शुक्रवार को कमलनाथ नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंचे, लेकिन अब तक साफ नहीं हुआ कि कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे या फिर नहीं। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ ने बीजेपी को 8 कांग्रेस नेताओं की लिस्ट सौंपी है। ये 8 नेता विधायक या मध्य प्रदेश के नेता नहीं हैं। ये सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सूत्रों का दावा है कि जैसे ही बीजेपी की तरफ से इन नेताओं को लेकर तस्वीर साफ होगी, कमलनाथ कैंप की तरफ से अगले कदम को लेकर चल रही चर्चाओं को साफ कर दिया जाएगा। एक कोर कमेटी है 11 लोगों की, जो जिले के सारे सीनियर कांग्रेसी हैं। हम सब लोगों की चर्चा हुई, सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस तरह उपेक्षित अगर किया जाता है तो भाजपा में जाके ही काम कराना उचित होगा। तो कितने विधायक जा सकते हैं कमलनाथ जी? अगर ये दल विदल वाला मामला नहीं आया या टिकट मिलने की गारंटी होती तो मैक्सिमम लोग जा सकते हैं। कमलनाथ कैंप की नजर मध्य प्रदेश कांग्रेस के उन विधायकों पर भी है जो उनके समर्थक हैं। ऐसे में विधायकों से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि कमलनाथ समर्थक विधायकों ने बीजेपी में जाने का फैसला अभी नहीं किया है। इन विधायकों को अपने भविष्य की चिंता है। ज्योतिरादित्य के साथ गए विधायकों को बीजेपी ने एडजस्ट किया था, तब मध्य प्रदेश बीजेपी को बहुमत के लिए विधायकों की जरूरत थी। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास खुद बहुमत है। ऐसे में कमलनाथ के समर्थक विधायकों में अभी असमंजस है। कमलनाथ की तरफ से कभी कोई चीज को इस तरीके का स्पष्ट नहीं किया गया ना, नकुलनाथ जी की तरफ से बात की। ये बातें चल रही है, ये दौर चल रहा है पूरे देश के प्रदेश के अंदर में, और अभी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है और ना ही कमलनाथ जी ने हमसे कुछ इस बात में कोई चर्चा करी। देखिए, कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी जब कमलनाथ जी कोई बात रखेंगे, कमलनाथ जी हमारे सामने कोई बात रखेंगे, तब हम लोग सब लोग विचार करेंगे। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी बड़े लीडर हैं और उन्होंने अगर किसी प्रकार का कोई निर्णय करने की सोचा है तो निश्चित तौर पर बहुत छिंदवाड़ा के विकास को मुद्दे को लेकर और छिंदवाड़ा की आम जनमानस की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए उन्होंने निर्णय लेने की सोचा। जहां कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी रहेंगे, हम भी निसंदेह उनके साथ हमेशा, जैसी भी परिस्थितियां हो हम उनके साथ। समर्थकों के बयानों से साफ है कि कमलनाथ कैंप जमीन पर बीजेपी में जाने की तैयारी कर चुका है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अड़चन कमलनाथ के अतीत को लेकर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ पर सिख विरोधी दंगों का दाग है। बीजेपी का एक बड़ा वर्ग इसे लेकर असहज है, इसलिए बीजेपी के अंदर भी कमलनाथ को लेकर विरोध रहा है और यही वजह है कि 72 घंटे गुजरने के बाद भी कमलनाथ बीजेपी में एंट्री को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है। कमलनाथ के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई दरवाजा खुला नहीं है और कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ रहे हैं। ऐसी जो भी खबरें हैं वो फर्जी है। कमलनाथ के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसे में अब कमलनाथ कैंप बीच का रास्ता तलाशने की जुगत में है। कमलनाथ के सामने केरल का एंटनी मॉडल है। सूत्रों के मुताबिक इसी मॉडल की तर्ज पर नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। नकुल को बीजेपी छिंदवाड़ा से उम्मीदवार बना सकती है। कमलनाथ समर्थक दूसरे नेता बीजेपी में जा सकते हैं। कमलनाथ सियासत से संन्यास का ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि चर्चा ये भी है कि कमलनाथ की राहुल गांधी से बात हुई है। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि कमलनाथ की नाराजगी दूर हो गई है और वो पार्टी में बने रहेंगे। मेरी कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जीतू, ये मीडिया में जो इस तरह की बातें आ रही है, ये सब एक तरह से भ्रम है और ये मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। जैसा मैंने कल कहा था कि वो गांधी परिवार के उनके रिश्ते इतने पुराने हैं, सर्वविदित है, वह जरूर लोकतंत्र में हार जीत दोनों होती रहती है। हर परिस्थिति में उन्होंने दृढ़ता से कांग्रेस के विचार के साथ अपना जीवन जिया है और आगे भी कांग्रेस के विचार के साथ ही अपना अंतिम सांस तक जीवन जिएंगे। ये भावना उनकी खुद की है, जो मुझसे बात होकर उन्होंने कही। गांधी नेहरू परिवार के साथ वर्षों से पारिवारिक संबंध रहा है, राजनीतिक संबंध तो बहुत दूर की बात है। तो वो अभी शायद बात भी हुई है राहुल जी से उनकी, तो वही उन मुद्दों पर चर्चा करके। कमलनाथ जी का यही है कि कल भी वो कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में, कल भी कांग्रेस में। फिलहाल कमलनाथ को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। कमलनाथ के समर्थक बीजेपी में जाने का मन बना चुके हैं। इंतजार सिर्फ बीजेपी के फैसले का है। देखना दिलचस्प होगा कि कमलनाथ एंटनी फॉर्मूला अपनाएंगे या फिर कुनबे समेत बीजेपी में जाएंगे। लोकसभा चुनाव के ऐलान में महज चंद हफ्तों की देरी है। देश में कुछ ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर अभी से सबकी नजर है। ऐसी ही सीट है यूपी की अमेठी सीट। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं। 2019 में राहुल गांधी को उन्होंने चुनाव में मात दी थी। सियासी गलियारों में चर्चा और सवाल अब ये है कि क्या 2024 में भी अमेठी में स्मृति ईरानी
और राहुल गांधी के बीच हाई प्रोफाइल मुकाबला होगा। इस चर्चा के बीच आज के दिन अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों मौजूद होंगे। दोनों नेताओं की मौजूदगी के बाद अमेठी में सियासी गर्मी बढ़ गई है। अमेठी के हालात से अब पूरा देश अवगत है। AK 203 की फैक्ट्री बीजेपी ने दिलवाई, सबके सामने पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने यह फैक्ट्री दिलवाई। प्रधानमंत्री आगे झूठ कह जाते हैं। क्षेत्र ने एक ऐसा सांसद भी देखा जिनका परिवार पूरे देश की सत्ता को अपने हाथ में लेकर बैठा था। सड़कों का जाल, चाहे वो PMGSY रोड हो, CRF हो या फिर नेशनल हाईवे हो, आप हिंदुस्तान का नक्शा देखिए, अमेठी में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे अमेठी से निकलते हैं। अमेठी में तो सीधे कांटे की टक्कर की लड़ाई हुई, सीधा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। एक तरफ एक परिवार था, दूसरी तरफ एक संगठन था जो परिवार की तरह काम करता है। तो ये रिश्ता जो है ये सालों पुराना रिश्ता है और ये सच्चाई का रिश्ता है, ये झूठा रिश्ता नहीं। 24 के चुनाव से पहले आज अमेठी में राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी की जंग का ट्रेलर दिखेगा। 2 साल बाद आज अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी एक ही दिन मौजूद होंगे। आज फिर अमेठी में राहुल और स्मृति के बीच बयानबाजी वाली सियासत दिख सकती है। देश की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी से लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे या नहीं, यह भी तय नहीं। लेकिन आज अमेठी की जमीन पर 2019 में टकराने वाले राहुल गांधी और स्मृति ईरानी फिर आमने सामने होंगे। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंच रही है और वहीं आज स्मृति ईरानी भी अमेठी पहुंच रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज दोपहर 3 बजे अमेठी में प्रवेश करेगी। कोहरा ककवा से अमेठी की सीमा में प्रवेश करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी पुलिस लाइन, ककवा ओवरब्रिज, गांधी चौक, जामा मस्जिद, सागर तिराहा, देवी पाटन और वाराणसी से होकर गौरीगंज के गांधीनगर टोल प्लाजा के पास पहुंचेंगे। यहां राहुल गांधी जनसभा करेंगे। इस जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। 15 साल अमेठी से सांसद रहे राहुल गांधी 2019 में हार के बाद अमेठी में कम सक्रिय हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से चंद हफ्ते पहले राहुल के अमेठी पहुंचने पर अटकलें तेज हैं। अटकलें इसलिए भी क्योंकि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष घोषणा कर चुके हैं कि राहुल अगला चुनाव अमेठी से ही लड़ेंगे। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जहाँ लड़ दे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए। 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, वो 13 रुपए का चीनी कहाँ गया? जनता को जवाब दे। आज जब राहुल गांधी अमेठी पहुंचेंगे, इससे पहले स्मृति ईरानी अमेठी पहुंच चुकी होंगी। आज सुबह 11 बजे से स्मृति ईरानी अमेठी में लोगों से मुलाकात करेंगी। स्मृति टीकर माफी, भादर, भावापुर, रतापुर, सोनारी कला, रामगंज, नगड़ी, खाजा और नेवड़िया में जनसंवाद करेंगी। राहुल रात को फुर्सतगंज के अखेलवा मैदान में रात्रि विश्राम करेंगे। फिर अगली सुबह उनकी यात्रा रायबरेली की तरफ निकल जाएगी। लेकिन स्मृति ईरानी अगले 4 दिन अमेठी में ही रहेंगी। इस क्षेत्र ने एक ऐसा सांसद भी देखा जिनका परिवार पूरे देश की सत्ता को अपने हाथ में लेकर बैठा था और उस पूरे संसदीय कार्यकाल में उन्होंने इस प्लांट की ओर एक नजर तक नहीं देखा। आज मुझे कहते हुए हर्ष की अनुभूति होती है कि प्लांट की क्षमता में लगभग 6 गुना वृद्धि करने का अगर काम किसी ने किया है तो उस नेता का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। आज अमेठी में राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी का जो माहौल दिखेगा, उसकी शुरुआत 2014 में तब हुई थी जब स्मृति ईरानी राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ने अमेठी आई थी। राहुल और स्मृति ईरानी अमेठी से 2 चुनाव में एक दूसरे के सामने रहे हैं। 2014 में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को करीब 90,000 वोट से हराया था। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोट से हराया था। यानी कि अमेठी की चुनावी जंग में दोनों का स्कोर 1-1 से बराबर रहा है। एक तरफ एक परिवार था, दूसरी तरफ एक संगठन था जो परिवार की तरह काम करता है। तो आज अगर श्रेय देना है
तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि हमारे संगठन को और स्वयंसेवकों को श्रेय देना चाहिए, और अगर आज की जीत मैं किसी को समर्पित कर पाऊँ तो वो कार्यकर्ता जो मौत के घाट उतारे गए केरल में और बंगाल में, ये उनको और उनके परिवारों के प्रति इसको मैं समर्पित करना चाहूँगी। और भाजपा के संगठन पर राहुल गांधी जी ने इतना विश्वास व्यक्त किया कि वो आश्वस्त हैं कि हम अमेठी की देखभाल करेंगे। यही विश्वास अमेठी ने भी आज अपने वोट के माध्यम से दिया। मैं अमेठी की जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। 5 साल हारने के बाद रही, अब जीतने के बाद 5 साल उनकी सेवा करूँगी, ऐसा आश्वासन भी दिया। और वो जानते हैं कि एक बार ज़बान दी तो ज़बान रखूँगी। 2024 में अमेठी में राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी की चुनावी जंग होगी या नहीं, इसे लेकर अभी असमंजस है। हालांकि आज जब दोनों नेता अमेठी में होंगे तब भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगे, क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा शहरी इलाकों से गुजरेगी, वहीं स्मृति ईरानी ग्रामीण इलाकों में जनसंवाद करेंगी। लेकिन इन दोनों नेताओं के एक साथ अमेठी में मौजूदगी से सियासी सरगर्मी जरूर बढ़ गई है।